हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये अपना लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्फीयर होता है, चाहे वो स्फीयरिकल शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, उसकी वजह से उसके इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। उसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे या सरफेस पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूला डिस्कस किया था कि व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। जैसे कि हमने V1 से V2 मूव किया, ओके, पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव किया, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू R1 R2 E डॉट dr। मैं लिखूंगा बोर्ड पे और हम उस तरह से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं टाइटल लगा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू spherical shell एंड स्फीयर। अब बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अपना जो स्फीयर होता है वो दो टाइप में डिवाइडेड है। एक होता है अंदर से पूरा हॉलो, चाहे वो मेटेलिक हो नॉन मेटेलिक हो, दोनों का फॉर्मूला हम यहां डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम लेंगे स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के भी दो टाइप होंगे। एक होगा हमारा कंडक्टिंग, दूसरा होगा हमारा नॉन कंडक्टिंग। जैसे कि आपको पता है कि कंडक्टिंग किसे बोलते हैं, जिसमें चार्ज हमारा मोशन कर सके, वो कंडक्टिंग होगा। आप उसको मेटेलिक भी बोल सकते हो, ओके, मेटेलिक। और ये जो होगा वो नॉन मेटेलिक, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, या ऐसा बोल सकते हो इंसुलेटिंग, या फिर उसको आप बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे एक पूरा हमारा स्फेरिकल शेल और दूसरी तरफ होगा हमारा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मैंने आपको दिखाया था, वापस दिखाता हूँ। ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये अंदर से पूरा भरा है या खाली है कैसे पता चलेगा, तो उसको अगर हम कट करें तो पता चलेगा कि अंदर से भी मटेरियल पूरा भरा हुआ है ना। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा आउटसाइड इनसाइड पॉइंट पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी हमारे दो केस आते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग है ना, तो ये डेरिवेशन हम करने वाले हैं। लेकिन इसमें आपके लिए बेनिफिट का पॉइंट ये है बच्चों कि हमें जो शेल हो या स्फीयर उसके सरफेस पे चार्ज होगा, उसके लिए अलग से डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा, सब में अपना एक ही डेरिवेशन से हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि मैं पता है कि स्फीयरिकल शेल, अब शेल है, अंदर से हॉलो है, अंदर से कैसा है, हॉलो है, अंदर से खोखला है। ओके, तो उसके लिए जो चार्ज रहता है दैट रिसाइड्स ऑन सरफेस। ओके, उसके लिए चार्ज जो होगा वो सरफेस पे रहेगा, है ना। और दूसरा हमारा ये जो होगा वो पूरा सॉलिड स्फीयर होगा, अंदर से हॉलो नहीं होगा। ओके, तो कंडक्टिंग जो होगा तो उसमें चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में पूरी बॉडी में चार्ज होगा। ओके, पूरी बॉडी के अंदर भी चार्ज होगा, बाहर भी चार्ज होगा। तो इसके लिए हमें अलग से केस डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसका हम अलग से आउटसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों। तो पहले हम करते हैं कंडक्टिंग
शेल, नॉन कंडक्टिंग शेल और सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, क्योंकि उसकी सरफेस पे चार्ज होता है और सरफेस पे चार्ज होता है तो उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। ओके, तो ये सेम प्रॉपर्टी वाले जो 3 केसेस हैं उसके लिए पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करता है हम कि कोई भी हमारा शेल हो या स्फीयर हो, उसकी वजह से आउटसाइड या इनसाइड पोटेंशियल कितना जनरेट होता है। बच्चों चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी शेल हो उसके आउटसाइड और इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला आपको पता होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। तो आपको पता है कि जो शेल होता है उसके बाहर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। क्या आता है बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और शेल के अंदर के पॉइंट पे क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अंदर का कोई भी पॉइंट ले ले, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि अंदर तो चार्ज है ही नहीं। ओके, और बाहर के पॉइंट पे आएगा के क्यू अपन आर स्क्वायर, जो कि आर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका भी हमें यूज आने वाला है, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेल या स्फीयर हो जिसके सरफेस पे चार्ज हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना लगेगा वो हम यहां डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल हमारा हो सकता है कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, और स्फीयर हमारा कैसा होगा? कंडक्टिंग। उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना आएगा वो हमें यहां पे डिस्कस करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पे एक स्फीयर बना लेते हैं, शेल मान लो आप इसे, या सॉलिड स्फीयर मान लो, जिसके सरफेस पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब देखो, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर। आर रेडियस का अपना ये गोला है, इसकी रेडियस हमारी कैसी है? आर है। ओके, ये मैं एरो इस तरह से बता रहा हूं, कोई वेक्टर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये अपना ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये अपना ओरिजिन पॉइंट ओ है। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं आउटसाइड। आउटसाइड पहले हमारा जो केस है वो रहेगा आउटसाइड। आउटसाइड है तो आर डिस्टेंस पे हम लेते हैं यहाँ पे एक पी पॉइंट। अब बच्चों आउटसाइड है तो ये डिस्टेंस रेडियस से तो बड़ा हो गया, तो रेडियस से ये डिस्टेंस हमें यहाँ बड़ा दिखाना है, क्योंकि पॉइंट हमारा आउटसाइड का है। समझ आया ना? तो अब देखो, हमें यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला। हमने पता किया था कि मान लो हम किसी एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस R1 टू R2 E डॉट dr। इस तरह से हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखो, उसको यूज करने से हम उसको किस तरह से पॉइंट को निकाल सकते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, यूजिंग रिलेशन V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस, हमें पता है कि जैसे कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता, हमें ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ता है। और अगर हम एक पॉइंट पे ले रहे हैं तो दूसरा पॉइंट हमें इनफाइनाइट पे कंसिडर करना होता है ना। तो ये चीज आपको पता है। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस R1 टू R2 E डॉट dr।
अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा पॉइंट, अगर आपको डायरेक्टली ये नहीं आइडिया आया हो तो आप एक काम कर सकते हो, हम यहाँ पे पोटेंशियल dV ले सकते हैं V1 से V2, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन dV अपना क्या आ जाएगा, V1 से V2 इज इक्वल टू माइनस R1 से R2 E डॉट डी आर, और डॉट हम निकाल देंगे तो cos 0 बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होगा ना, और डिस्टेंस भी हमारा इसी तरफ है, तो ई डी आर cos 0 ले लेंगे तो cos 0 1 आ जाएगा। अब देखो पहले हम लिमिट रखेंगे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस R1 टू R2 ई डी आर। ओके बच्चों, इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा आउटसाइड पॉइंट पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना प्रोड्यूस हो रहा होगा, जो ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने लिमिट रखी V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस R1 टू R2 ई डी आर। अब मान लो कि पहला पॉइंट हमारा इंफिनिटी पे है, ओके पहला पॉइंट हमारा कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। तो हम इंफिनिटी से चल के यहाँ आ रहे हैं, तो इंफिनिटी से हमें निकालना है स्मॉल आर तक, इतने डिस्टेंस तक निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि पहला पॉइंट हमारा इंफिनिटी पे है, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस अपना इंफिनिटी रख देंगे, तो पहला पोटेंशियल अपना यहाँ कितना आएगा 0। तो यहाँ हम 0 ले लेते हैं और V2 को भी ले लेते हैं, V2 को हम मान लेते हैं V, तो V माइनस 0 तो V आएगा। V इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी आर था यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E उसकी वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ओके एक बात बच्चों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि चार्ज जो है वो हमारा कांस्टेंट है, दैट इज नॉट अ वेरिएबल। सो ये जो के क्यू है वो अपना कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो V इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R 1 अपन R स्क्वायर डी आर। अब बच्चों यहाँ आपको क्या करना होगा कि 1 अपन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना होगा। तो आपको पता ही है 1 माइनस 1 अपन आर आता है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ जिनको नहीं पता हो। 1 अपन आर स्क्वायर अगर ऊपर आएगा तो R माइनस 2 हो जाएगा डी आर। अब अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 R माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये R माइनस 1 अगर वापस नीचे चला जाएगा तो माइनस 1 अपन R हो जाएगा। ओके तो उसका इंटीग्रेशन आता है अपना माइनस 1 अपॉन R। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहां होगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि आउटसाइड पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल आ गया V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। आउटसाइड पे पोटेंशियल आ गया V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, स्मॉल आ रहा है बच्चों, यानी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें मिला के क्यू बाई आर। ओके यानी ओरिजिन से ये P पॉइंट यहाँ पे है, तो वो अपने डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए बच्चों कि जो आउटसाइड पॉइंट होगा उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा इस तरह से। ये अपना V है, ये अपना R है, इस तरह से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा कोई भी आप केस ले लो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, ओके उसमें भी शेल के लिए और स्फीयर के लिए भी यही फॉर्मूला अगर आउटसाइड का पॉइंट होगा तो। इसका मतलब ये पूरा जो चार्ज है वो उसके लिए पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है, क्योंकि पॉइंट चार्ज का ही अपना ये फॉर्मूला आया था के क्यू बाई आर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला आ गया आउटसाइड पॉइंट पे। अब बच्चों अगर मैं सेकेंड केस कंसिडर करूं यहाँ पे सरफेस पे, सेकेंड केस अगर हम ले लें एट सरफेस पॉइंट, ओके
अगर सरफेस पॉइंट का अगर हम केस ले लें तो यहाँ पे जो हमारी आर रेडियस है उसी के ऊपर हमारा स्मॉल आर भी हो जाएगा। तो अगर स्मॉल आर भी उसी के ऊपर हो गया तो स्मॉल आर हम ले लेंगे कैपिटल आर के बराबर, और v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इस तरह से हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर हमारा कैपिटल आर के बराबर हो गया तो वो अपना आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इतना पोटेंशियल हमारा होगा सरफेस के ऊपर। ओके, सरफेस के ऊपर हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो इस फॉर्मूले के बराबर आएगा। ओके, हॉलो शेल के लिए के क्यू अपॉन आर। इसके ऊपर से क्वेश्चन आए भी हैं और हम करने भी वाले हैं, तो फॉर्मूला अपने ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बच्चों ये तो आपको आइडिया आ गया। अब अगर अंदर का पॉइंट रहा, शेल के अंदर का पॉइंट रहा, स्फीयर के अंदर का पॉइंट रहा, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अगर सरफेस में पूरा चार्ज हो और पॉइंट हमारा अंदर का हो तो हम उसे कैसे डील करेंगे। तो अब हमारा थर्ड केस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थर्ड केस जिसमें हम पॉइंट कहाँ पे लेंगे, इनसाइड। पॉइंट हम कहाँ पे लेंगे, इनसाइड। यहां पे आप देखो बच्चों, इनसाइड पॉइंट है तो कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम मिटा देते हैं। एक बात मैं आपको मिटाते मिटाते बताता हूं कि हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि शेल हो यानी कि हॉलो शेल हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी वैल्यू क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की 0। उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 0। ओके, तो उसका हमें यहां पे यूज करना होगा। अब देखो बच्चों, पॉइंट हमारा थर्ड केस में इनसाइड है, यानी कि अब स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा हो गया। यानी मान लो कि पॉइंट हमने यहां पे कहीं पे कंसीडर किया है, पी पॉइंट। ओके, और सरफेस का पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं पे है, ये हमारी रेडियस है, तो यहाँ पे हम सरफेस का पॉइंट ले लेते हैं। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमने डिस्कस किया है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस पोजिशन वेक्टर r1 टू r2 e dr डॉट dr। ओके, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और dr सेम डायरेक्शन में होगा तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हम उसको यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हम दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल ले रहे हैं तो ये पॉइंट तो अंदर चला गया। अगर आप एक पॉइंट इनफाइनाइट ले लोगे तो इनफाइनाइट से यहाँ तक दूसरी सरफेस आ गई तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेंज हो जाती है। अपने फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो चेंज हो जाती है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, पहले इनफाइनाइट से यहाँ तक का लेना होगा, फिर अंदर के जस्ट अंदर के पॉइंट से यहाँ तक का लेना होगा। तो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा हमारा इस तरह से, v1 माइनस वी टू इज इक्वल टू माइनस, पहले इनफाइनाइट से चल के आएंगे r तक ई डी आर, फिर हम क्या करेंगे r से, ये r से अपनी रेडियस यहाँ पे r है। ओके, ये जो है वही अपनी रेडियस में यहाँ पे लेता हूँ इस तरह से, यहाँ से। तो उसके बाद हम यहाँ से चल के यहाँ पे आएंगे तो उन दोनों पॉइंट के बीच का हमें पोटेंशियल लेना पड़ेगा। सर ये तो भेजामारी वाला काम है, तो ऐसी भेजामारी हमें नहीं करनी पड़े, दो बार हमें यहाँ पे लिमिट ना लेनी पड़े, इसलिए हम यहाँ पे काम करते हैं बच्चों। हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये सरफेस है एकदम छोटा सा थिकनेस वाला जो सरफेस है उसके जस्ट अंदर पॉइंट लेते हैं हम। ये जो पॉइंट है हमारा सरफेस का पॉइंट यहाँ पे, उसको हम थोड़ा सा जस्ट अंदर लेते हैं। ओके, सरफेस जो है अपनी शेल की उसके जस्ट अंडर का पॉइंट। ओके, तो थोड़ा सा इनसाइड पॉइंट लेंगे तो हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ पे आना है, यहाँ पी पॉइंट पे, तो वीपी माइनस वी आई वी एस सॉरी इज इक्वल टू कैपिटल आर से स्मॉल आर तक आना है, ये अपना स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो
कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लाना है तो कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर ई डी आर। तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा, इससे हमारा काम चल जाएगा, हमें इतना कुछ यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो शेल होता है, शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जीरो रहता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द शेल। तो सेल के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा जीरो मान लेंगे। अब जैसे ही हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेंगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। यहां पे पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, जीरो। पूरी टर्म हमारी जीरो हो गई। तो अब देखो बच्चों, ये Vs हमारा यहां पे आ गया, तो Vp माइनस Vs है जीरो। तो Vs को अगर हम राइट साइड ले लें तो दोनों सेम आ गए। इसका मतलब जो पोटेंशियल सरफेस के ऊपर है वही पोटेंशियल अंदर किसी पॉइंट पे होगा। समझ आया ना, जितना पोटेंशियल हमारा सरफेस के ऊपर है उतना ही पोटेंशियल अंदर किसी पॉइंट पे होगा। अब मैंने अभी पॉइंट यहां पे कंसीडर करा, पॉइंट में यहां भी कंसीडर कर सकता था, यहां भी कर सकता था, यहां भी कर सकता था, कोई भी जगह पे पॉइंट कंसीडर करता, पूरे शेल के अंदर पोटेंशियल कैसा आता है, इक्वल। और अभी हमने डिराइव किया कि सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला आता है, सॉरी सरफेस के लिए हमारा फॉर्मूला आता है के क्यू अपॉन आर। ये अपना फॉर्मूला आता है रेडियस, ये यानी कि सरफेस के ऊपर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर कहीं भी आप ले लो किसी भी पॉइंट पे उतना ही होगा। ओके, सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना हर जगह पे सेम ही होगा। तो ये पूरी सरफेस हमारी बन जाएगी इक्वी पोटेंशियल। ओके, इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस बन जाएगी, पूरे के ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे Vp इज इक्वल टू Vs आया, तो जितना पोटेंशियल Vs है यानी कि सरफेस पे जितना है उतना भी हमारा P पॉइंट पे होगा, यानी दोनों की वैल्यू अपनी कैसी आएगी, सेम आएगी। तो Vp इज इक्वल टू Vs इज इक्वल टू KQ अपॉन R। ओके बच्चों, तो यहां पे तीन चीजें मैं लिख रहा हूं। V आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल आया KQ अपॉन स्मॉल r। सरफेस के ऊपर हमारा पोटेंशियल आया KQ अपॉन कैपिटल R। और इनसाइड कहीं पॉइंट पे हमने लिया तो वो भी अपना इतना ही आया, KQ अपॉन कैपिटल R। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान होने चाहिए। ओके, तीनों फॉर्मूला आपको इस तरह से पता होने चाहिए कि आउटसाइड में स्मॉल r पे डिपेंड करता है, लेकिन सरफेस हो या इनसाइड पॉइंट हो वो दोनों सेम रहेंगे, उसमें वहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगा, उनकी वैल्यू सेम रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसका जो ग्राफ है वो नीट के एग्जाम में भी आया है, जेईई की एग्जाम में भी आया है, दोनों एग्जाम में आया है। वो क्वेश्चन भी हम करेंगे पहले, लेकिन एक बार हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ये चीज़ हमने कैसे कंसिडर करी कि जस्ट इनसाइड एक पॉइंट लिया और दो पॉइंट, एक जस्ट इनसाइड का पॉइंट और एक अपना पी पॉइंट, आप कहीं पे भी ले सकते हो, तो उसके ऊपर से हमने ये पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया, है ना। तो ये हो गया। अब इसको मिटा के मैं क्या करता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये हम मिटा देते हैं यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये भी मैं मिटा देता हूँ शेल। बच्चों ग्राफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो उसको आपको अच्छे से कंसेप्ट उसका समझ लेना है, तो कभी भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपना शेल है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये अपना शेल है। ओके, अगर इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पे अपना पोटेंशियल V और यहाँ पे डिस्टेंस R,
डिस्टेंस के साथ कैसे वेराई कर रहा है वो आप देखिए। तो हमने पता किया कि सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर। अंदर भी वही है, के क्यू बाई आर, कोई भी पॉइंट आप ले लो, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो अंदर तक, ये हमारा अंदर का पॉइंट है, अंदर तक हमारा जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये पॉइंट से हम स्टार्ट करें तो वो पॉइंट हमारा क्या है, के क्यू बाई आर। यहाँ पे हमारा ओरिजिन है के क्यू बाई आर। सरफेस पे आए तो भी के क्यू बाई आर ही था, ये हमारा सरफेस पॉइंट है। लेकिन जैसे हम बाहर निकले आउटसाइड, वो अब कैपिटल आर से चेंज होकर स्मॉल आर आ रहा है वहां पे, यानी कि डिस्टेंस अब जैसे बढ़ेगा वैसे वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां से अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा इस तरह से। ओके, तो यहां वेराई किया इस तरह से के क्यू बाई स्मॉल आर, और यहां बना हुआ था के क्यू बाई कैपिटल आर। बच्चों ये हमारा जो पॉइंट है, ये पूरा ग्राफ इनसाइड के लिए है, ये सरफेस के लिए है, और ये आउटसाइड के लिए है। ओके, तो ये आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। यही ग्राफ जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाया था, यही ग्राफ जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर शेल बनाया था, तो क्या आया था, यहां से आया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0, फिर सरफेस पे मैक्सिमम, फिर आउटसाइड 1/r² के हिसाब से डिक्रीज हुआ था। लेकिन यहां पोटेंशियल के लिए क्या आएगा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, अंदर पूरा कांस्टेंट रह रहा है, सरफेस पे मैक्सिमम जो था वही है, और फिर रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ओके, अब बच्चों हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जो जेईई और नीट दोनों में आया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफिक ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम करते हैं, तो आपका टाइम ना बिगड़े। ओके, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। देखो ये जो स्टेटमेंट है वो नीट 2020 फेज 2 का क्वेश्चन है, बाकी जेई मेन 2023 में भी यही ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक थिन शेल। बच्चों थिन शेल यानी अपना हॉलो शेल ही होता है। ओके, हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ अ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन बाय द ग्राफ। अब रेडियस उसकी कैपिटल आर है, ओके, लेकिन आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो क्या ये आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा, यस। इनसाइड के लिए हमारा कैसा रह रहा था, कांस्टेंट, और जैसे ही बाहर निकले फिर वैसे वेरिएशन हुआ 1/r² के हिसाब से। तो ये आपको पता है कि इनसाइड हो या सरफेस हो, फॉर्मूला अपना क्या था, के क्यू बाई कैपिटल आर, और जैसे ही हम आउटसाइड निकले उसका अपना फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो यही ग्राफ हमारा मैच कर रहा है, तो ये हमारा वेरिएशन जो हो रहा है वही आएगा। ठीक है, तो अब देखो कि इस तरह से हमें आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये एकदम पप्पू सा क्वेश्चन था। अब हम करते हैं नीट 2022 का एक क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूं। अब नीट 2022 का क्वेश्चन भी बहुत ही पप्पू सा ही है, जो इसी फॉर्मूला के ऊपर से के क्यू अपन आर के ऊपर से, तो आप नॉर्मली एकदम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, मैं क्वेश्चन लिखता हूं नीट 2022 का। यहां हमारे पास दो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडाई R1 एंड R2। यहां मुझे कंडीशन बता रखी है कि R1 वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 हैव इक्वल चार्जेस। दोनों पे चार्ज इक्वल है, यहां पे इक्वल चार्जेस, देन पोटेंशियल वुड बी, और ये हमारा यहां पे क्वेश्चन हो गया। अब मैं ऑप्शन लिखता हूं, अब बताओ आपके कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। ए, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, बी इक्वल, आपको ऐसा ना लगे कि ब्लू वाला ही आंसर है, इक्वल ऑन बोथ स्फीयर,
C depends on property of material, and D यहां स्मॉलर किया तो यहां मोर ऑन बिगर स्फीयर। तो बच्चों यहां हमें दो हॉलो स्फीयर बता रखे हैं R1 R2। R1 का रेडियस बड़ा है, ओके। फॉर्मूला हमारा क्या आता है, KQ अपॉन R। R1 का रेडियस बड़ा है तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसके ऊपर पोटेंशियल कैसा होगा, छोटा, क्योंकि चार्ज तो दोनों के ऊपर सेम है। चार्ज सेम यानी कांस्टेंट, यानी यहां पे हमारा रिलेशन बन रहा V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। यानी जितनी रेडियस, जितना स्फीयर बड़ा होगा उतना पोटेंशियल कैसा होगा, कम। तो हमें क्या बोला है कि R1 वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 हैव इक्वल चार्जेस, देन पोटेंशियल वुड बी। तो जो लार्ज होगा, बिगर स्फीयर होगा, उसके ऊपर पोटेंशियल स्मॉलर होगा। तो क्या आएगा, मोर ऑन अ स्मॉलर स्फीयर, ओके, मोर ऑन अ बिगर स्फीयर। पोटेंशियल के बारे में पूछा है तो मोर ऑन अ स्मॉलर स्फीयर। अगर हमारा रेडियस जिसका कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ओके, सिंपल सी बात है। अगर छोटा स्फीयर होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो क्या आंसर मैच करेगा, पोटेंशियल मोर ऑन अ स्मॉलर स्फीयर, यह आंसर आ गया हमारा, ओके। जितना हमारा स्मॉल स्फीयर उतना पोटेंशियल ज्यादा, ओके। तो आंसर आएगा मोर ऑन अ स्मॉलर स्फीयर, ओके। अब बच्चों दूसरा एक क्वेश्चन हम करते हैं, नीट 2021 का। एक्चुअली उसमें सरफेस चार्ज इन्वॉल्व है, लेकिन पोटेंशियल का यूज करके मैं आपको सॉल्व करा सकता हूं कि पोटेंशियल का यूज हम ऐसे क्वेश्चन में किस तरह से कर सकते हैं। नीट 2022 सॉरी 21, अब देखो, टू चार्ज spherical conductor of radius R1 and R2 are connected by wire, then हमें पता करना है रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी of the sphere sigma 1 and sigma 2, ओके। इनका हमें रेशियो पता करना है। अब देखो बच्चों, ऑप्शन में लिखता हूं यहां पे ए R1 अपन R2, बी R2 अपन R1, अंडर इट R1 अपन R2, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें दो स्फीयर को वायर से कनेक्ट करने वाले हैं। इसकी रेडियस है अपनी R1 और इस वायर की मान लो रेडियस है R2। दोनों को हम यहाँ पे एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमने वायर से कनेक्ट किया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी वो हमें यहाँ पता करना है, उनका रेशियो लेना है, ओके। तो एक बात बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी आप वायर से कनेक्ट करो तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ऐसा क्यों सर? तो इसीलिए ताकि ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, यानी कि यहाँ जंक्शन बना, ये एक वायर का रास्ता है, दूसरे वायर का रास्ता और ये थर्ड। whenever there is a more than two line, okay, that is called a junction point। अगर चार्ज फ्लो होने के लिए या करंट को जाने के लिए दो से ज्यादा रास्ते हो तो जंक्शन पॉइंट कहलाता है। तो ये दोनों जंक्शन हो गए और जंक्शन के बीच में जो होगा वो पैरेलल कनेक्शन होगा, ओके। और पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहेगा? सेम। पैरेलल में वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। तो V1 इज इक्वल टू V2 के Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R2। के अपना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। Q1 Q2 को मैं नीचे ले आता हूँ, Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसीलिए ताकि सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया आता है, यहाँ पे हमारा स्फीयर है तो एरिया आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, तो चार्ज बन जाएगा अपना सिग्मा
4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि Q1 की वैल्यू अपनी आएगी सिग्मा 1 4 पाई आर 1 स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड चार्ज के लिए सिग्मा 2 4 पाई आर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। अब हमारा क्या हो रहा, 4 पाई कैंसल, एक R1 एक R1 एक R2 कैंसल, तो सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2, ये R2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे और ये R1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो पूछा था, तो क्या है अपना रेशियो, R2 बाय R1 आया, R2 बाय R1 आया, तो आंसर बी आया। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, अब बच्चों एक और क्वेश्चन है, जेई का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा के उसको लिख लेता हूं, फिर हम करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ये रहा अपना क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जेडबलई मेन 2022 में आया था। स्टेटमेंट 1 अपना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड लेट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। ओके, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट अंदर रहेगा हर पॉइंट पे और सरफेस पे भी। स्टेटमेंट 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, पहले में बोला है कि पहला स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा हमारा अंदर भी और सरफेस पे भी, और दूसरा पॉइंट अपना ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस के। तो बच्चों ये दोनों जो स्टेटमेंट है क्या वो करेक्ट है दोनों, या दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट या स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, या स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 करेक्ट। तो आपको आइडिया ही गया होगा, अभी हमने सब पढ़ा इसलिए आपको तुरंत आइडिया आएगा कि कोई भी शेल हो उसके अंदर और सरफेस पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट, और जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। बच्चों ये प्रॉपर्टी है कि जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, ट्रू है, तो आंसर भी अपना क्या आ जाएगा, ए। दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू है तो आंसर अपना आ जाएगा ए, तो ये अपना आंसर होगा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो लास्ट हमारा डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वो डिराइव करता है उसके आउटसाइड पॉइंट सरफेस पे और इनसाइड पॉइंट पे हम डिराइव करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged non-conducting sphere, non-conducting sphere। बच्चों उसके आउटसाइड पॉइंट पे तो उतना ही आएगा, ओके, इसलिए आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा के क्यू बाई स्मॉल आर, है ना, इसलिए वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका इनसाइड पॉइंट, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अपना एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर है, चार्ज पूरा अंदर बॉडी के अंदर तक फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है यूनिफॉर्मली। ओके, इसकी खुद की जो रेडियस है वो आर है। हमें पता करना है किसी स्मॉल आर पॉइंट पे पोटेंशियल, मान लो यहाँ पे हमारा स्मॉल आर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल इसका फाइंड करना है। ओके बच्चों, आउटसाइड पॉइंट पे तो सेम आएगा, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसके लिए भी आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू अपन स्मॉल आर, सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के पॉइंट पे क्या रहेगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर, और जो हमने आगे वाली स्टोरी करी थी वही सेम स्टोरी इसके लिए भी आएगी। इसके लिए आउटसाइड पे हम टाइम नहीं लगाते हैं, हम करते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। तो मान लो यहाँ पे अंदर का अपना एक पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट पी, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल। ओके,
तो यहाँ पे भी बच्चों कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला आएगा V2 माइनस V1 पोटेंशियल का इज इक्वल टू R1 से R2 E डॉट dr। पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों जब भी हमारा स्पीयर नॉन कंडक्टिंग हो और इनसाइड पॉइंट हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आता है के क्यू अपॉन आर क्यूब स्मॉल आर। याद है ना फॉर्मूला, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर, इतना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। अब देखो यहां पे हमें करना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी यहाँ पे ब्रेक हो रही है, इसलिए हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इनफाइनाइट से आर तक पहले आएंगे ई डी आर, उसके बाद हम क्या करेंगे आर से स्मॉल आर तक जाएंगे ई डी आर। तो बेटर है हमने पिछले में जैसे कंसीडर किया था वैसा ही कर ले। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जस्ट इनसाइड एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जस्ट इनसाइड। ओके, उसको हम बोलेंगे हमारा सरफेस का पॉइंट। वहां से हम यहां तक आएंगे पी पॉइंट तक, तो वीपी माइनस सरफेस का पॉइंट इज इक्वल टू कैपिटल आर से स्मॉल आर जा रहे हैं हम, कैपिटल आर से स्मॉल आर पोटेंशियल ले रहे हैं, जा रहे हैं मतलब वहां पे पोटेंशियल ले रहे हैं, कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डी आर। ये हमारा हो गया। अब देखो बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना फॉर्मूला आता है, ये रहा के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो उसका हम फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे, वीपी माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा अपना के कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब स्मॉल आर इंटू डी आर। अब देखो बच्चों कैपिटल आर तो रेडियस है, चार्ज भी हमारा कांस्टेंट है जो भी है वो कैपिटल क्यू, यूनिफॉर्म लिया है हमने, के कांस्टेंट है। तो और ये बच्चों माइनस वी एस जो है वो सरफेस का पोटेंशियल है, तो वो अपना आएगा के क्यू बाई आर, और ये के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब हमारा आउटसाइड आ जाएगा, ठीक है, माइनस, और बाकी जो है कैपिटल आर से स्मॉल आर आर डी आर बाकी बचेगा, तो इसकी 1 पावर कहलाएगी। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो Vp इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा ये पूरी माइनस वाली टर्म को इस तरफ ले लेता हूं। ओके, तो प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, और अब हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, R1 है ना, तो R1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट अपनी यहाँ पे क्या है, इसको हम बाद में लाते हैं बच्चों इस तरफ ताकि थोड़ा हम इजीली कर सके, इसको हम बाद में शिफ्ट करेंगे। अभी मैं सेम लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ Vp माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब। इसका हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन तो पता है ना, n है पावर तो n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, आर स्क्वायर बाई 2 आर के कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब देखो बच्चों Vp माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ पे लिमिट पुट कर लेते हैं, तो पहले हम वेरिएबल स्मॉल आर तो उसकी जगह पे आर पुट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कैपिटल आर पुट करेंगे। तो पहले हमने अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस रखा, उसके बाद लोअर लिमिट पुट किया। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Vp माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू 2 माइनस माइनस प्लस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, और इसको अब हम इस तरफ ले आते हैं, इस तरफ, यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो Vp इज इक्वल टू, पहले हम इसको इस तरफ लाते हैं, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इसको हम इस तरफ ले आए, ये जो टर्म है वो मैं लिख रहा हूं के कैपिटल क्यू अपॉन 2r, उसके बाद हम ये टर्म लिखते हैं के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब। अब बच्चों आप देखो कि इसमें से कुछ सेम है, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 2 यहाँ 1, एलसीएम लिया हमने, तो 2 ऊपर आ जाएगा 2 के क्यू, 1 ऊपर आएगा 1 के क्यू,
अपॉन 2r माइनस k कैपिटल Q r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा अपना 2kq प्लस kq 3kq 3kq अपॉन 2r माइनस kq r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ से kq बाई r को कॉमन ले लेते हैं। ये देखो kq बाई r, यहाँ पे भी एक r तो रहेगा, है ना, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो kq बाई r कॉमन, तो यहाँ बचा 3/2 माइनस यहाँ पे क्या बचा r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। एक r को कॉमन ले लिया तो बचेगा ना, तो इतना पोटेंशियल आएगा। ये जो हमारा आया फॉर्मूला k कैपिटल Q बाई r ब्रैकेट में 3/2 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आया। थोड़ा सा मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। अब देखो बच्चों, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, Vp इज इक्वल टू kq बाई r 3/2 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला आया है, लेकिन इसी तरह से ये चेंज होता है। तो बच्चों ये तो कांस्टेंट है पूरा, ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ आ रही है, यानी कि अंदर की तरफ पोटेंशियल रिड्यूस होगा r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। माइनस सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन, कि वो रिड्यूस होगा r स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। बच्चों ये जो है अपना फॉर्मूला वो क्या है, ये सरफेस पे है, सरफेस पे इतना आएगा। ओके, तो वहां पे मैं सरफेस भी लिख सकता हूं, Vs 3/2 r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। एक बात बच्चों के, मान लो कि हमें सेंटर पे फाइंड करना है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट सी पे फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर के लिए क्या आएगा, स्मॉल आर हम 0 रख देंगे, तो Vp इज इक्वल टू Vs। सेंटर के लिए हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं है r की, तो r 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी ये। और अब हमें मिलेगा Vp इज इक्वल टू Vs 3/2, यानी अब मैं सेंटर पॉइंट ले रहा हूं, तो यहाँ पे Vc लिख देता हूं, सेंटर पॉइंट, पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट 3/2 Vs, यानी कि सेंटर पे पोटेंशियल 1.5 गुना होगा, 3/2 यानी 1.5 Vs, सरफेस पे जितना होगा उसका 1.5 गुना सेंटर पे होगा। ओके, तो अगर बच्चों हम इसका ग्राफ बनाएं, ये दोनों का रिलेशन आया, ये किन किन के रिलेशन आया, सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल और सरफेस पे पोटेंशियल, इनका रिलेशन आया। अब देखो बच्चों का रिलेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से आएगा। जो अपना शेल है उसके सेंटर, मान लो ये सेंटर है, सो सेंटर पे मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद फॉल होगा, ये देखो, उसके बाद वो फॉल करना स्टार्ट करेगा। ओके, इस तरह से, जैसे कि अपना फॉर्मूला है, तो सेंटर पे मैक्सिमम है। ओके, और यहाँ पे मान लो सरफेस आ गई हमारी, सरफेस, तो ये अपना सरफेस है, तो सरफेस के लिए इतना पोटेंशियल हमें मिलेगा। ओके, तो ये अपना वेरिएशन आ गया V और R का, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर, वो भी नॉन कंडक्टिंग हो तब। तो ये हमारा ग्राफ रहा उसका, क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमम आ रहा है 3/2, और सरफेस पे फिर जाते 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 यहाँ पे सरफेस पे मैक्सिमम हुआ इतना, मैक्सिमम यहाँ पे सेंटर पे है, सरफेस पे इतना हुआ, और फिर आउटसाइड तो फॉल ही करेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा रिलेशन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, इनसाइड पॉइंट पे ये फॉर्मूला आया। ओके, और अगर सेंटर से सरफेस की कंपैरिजन करनी हो, तो ये सेंटर पे, ये सरफेस पे 3/2 हो जाएगा रेशियो उसका। ओके, तो बच्चों आज का जो लेक्चर था अपना पूरा शेल और स्फीयर के ऊपर था। अब जो आने वाला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर मान लो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हो, एक शेल है उसके अंदर दूसरा एक शेल रखा है कॉन्सेंट्रिक, जिसका सेंटर सेम हो, तो उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, वो थियरी कैसे चलती है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों, बाय एवरीवन।